नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्नेहलता दोरनाला, एसोसिएट प्रोफेसर वैद्य एगदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कुर्जा की ओर से यहाँ आज आपका जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रैक्टिकल मैनुअल में जो गर्भिणी महिला का देखरेख के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर, ये स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ आई हुई हैं। तो आज जो टॉपिक है गर्भिणी महिला का देखरेख, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर प्रतिशत की महिलाएं बिना कोई प्लान के गर्भिणी या गर्भवती बन जाते हैं, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु को आगे की ज़िंदगी में कठिन स्थितियां सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर गर्भिणी बनने से पहले महिला का अगर रक्तहीन हो और वह महिला अगर गर्भिणी बन जाती हैं तो जो रक्तहीन के कारण पोषक तत्व जो है गर्भस्थ शिशु में ना मिलने के कारण आगे की उस शिशु की ज़िंदगी बहुत कठिनाई हो सकती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि गर्भिणी महिला का किस तरह से देखभाल होनी चाहिए और किस तरह की खाना खाना चाहिए और किस तरह खाना नुकसान कर सकती हैं और कितने घंटे विश्राम करनी चाहिए और किस तरह से योग और व्यायाम करनी चाहिए। ये सारी जानकारी विस्तार रूप में देने के लिए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर मैडम हैं। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम। अच्छा मैम, ये बताइए कि महिला गर्भवती बनी है तो ऐसा कोई अलग लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता चले कि ये गर्भिणी है, और अगर पता चल जाता है तो उन्हें किस तरह के आहार विहार और विश्राम व्यायाम करनी चाहिए, इसका जानकारी दीजिए हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को। ठीक है मैम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गर्भिणी परिचर्या के बारे में कि ये जो गर्भिणी का जो काल है, एंटीनेटल पीरियड क्या है, ये कितनी ड्यूरेशन का होता है और किस पीरियड को जो है वो गर्भिणी का काल कहते हैं। तो गर्भाधान के पश्चात जो प्रसव तक का जो अंतराल है या अवधि है, उसे हम जो है वो एंटीनेटल पीरियड या गर्भिणी का काल कहते हैं। इस काल के दौरान जितना भी जो उसके खान पान का देखभाल है या उसके जो रोगों का परीक्षण है, शारीरिक परीक्षण है, कोई रोग हो रहा है उसके उपचार करना है, तो जितनी भी ये सारी व्यवस्था है ये सभी जो है वो गर्भिणी परिचर्या के अंतर्गत आती है। और इसके गर्भिणी परिचर्या के जो है वो क्या लाभ हैं, तो इसका जो हमारे लिए बेनिफिट है वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान संभावित जोखिमों की पहचान और उपचार जो है वो संभव हो जाता है। दूसरी बात, गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की हम परिचर्या कर सकते हैं और उसके जो स्वास्थ्य है उसका पूरा ध्यान रख सकते हैं। तीसरा, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला और उसके परिवार को सही सुझाव देकर उसका पालन करवाने में सक्षम हो सकेंगे। गर्भावस्था के अनुमानित लक्षणों का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो गर्भिणी महिला से पूछते हैं कि उसका रजोधर्म जो था वो समय से आया या नहीं आया। इसमें गर्भिणी बताएगी कि रजोधर्म उसका समय से नहीं आया है, स्तनों के आकार में वृद्धि हो रही है या भारीपन हो रहा है, सुबह उसको उल्टी करने की इच्छा होती है, बार बार पेशाब आता है। और अगर इन लक्षणों से भी पता ना चले तो अगर बहुत देर हो गई है तो गर्भिणी ये भी बता सकती है कि उसको भ्रूण की हलचल महसूस होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा उसके जो संभावित लक्षण रहते हैं उसमें हम पेशाब जांच के द्वारा जो है उसमें प्रेजेंट जो हार्मोन्स हैं उनका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, रजोधर्म रुकने के समय से हम पता लगा सकते हैं, और गर्भस्थ जो भ्रूण है उसके हृदय की गति से पता चल सकता है, या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है। जो गर्भावस्था का काल रहता है 9 महीने का, उसको हम 3 त्रैमासिक में विभाजित कर देते हैं। तो जो पहला त्रैमासिक है वो 1 सप्ताह से लेकर के 12 सप्ताह तक का समय रहता है, दूसरा त्रैमासिक 13 से 28 सप्ताह तक का रहता है, और जो तीसरा त्रैमासिक है वो 29 से 40 सप्ताह तक का रहता है। तो जो हमारा टोटल पीरियड रहता है वो जो है वो 40 सप्ताह का रहता है। मैम, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ये बताइए कि गर्भिणी महिला का संभावित प्रसव तिथि का परिकलन कैसे करें। जी मैम,
जो प्रसव का काल है वो मैंने बताया कि जैसे 9 मंथ्स का रहता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो है संभावित तारीख जो है प्रसव की वो क्या रहेगी। तो इसके लिए हम महिला से सबसे पहले पूछते हैं कि उसका अंतिम जो रजस्राव था वो कब हुआ था। अंतिम रजस्राव की तिथि बताएगी, उसमें हम जो है 9 महीने और 7 दिन जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं, और इस तरह से जो डेट आती है वो उसके प्रसव की संभावित तारीख रहती है। उदाहरण के लिए आप जैसे मान लो कि अंतिम जो रजस्राव था उसका वो 1 जनवरी में आया था, तो 1 जनवरी को अगर आया था तो उसमें हम 9 महीने ऐड करेंगे तो 1 अक्टूबर बना, उसमें हम 7 दिन और ऐड करेंगे तो 8 अक्टूबर बनेगा। तो इस तरह से उसकी जो प्रसव की संभावित तारीख रहेगी वो 8 अक्टूबर रहेगी। तो इसका मतलब पूरा 9 महीने और 7 दिन ऐड करना होता है LMP को। जी ठीक। मैम बताइए कि गर्भवती महिला का शारीरिक परिवर्तन क्या होगा, क्या लक्षण दिखाई देगा? जी मैम, गर्भावस्था के दौरान शरीर में बहुत सारे क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। उनमें सबसे जो मेन है वो है शरीर के भार में वृद्धि, कि जो गर्भिणी महिला है उसके शरीर के भार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। उसमें भी हम मानते हैं कि अगर एक सिंगल प्रेगनेंसी है तो सिंगल प्रेगनेंसी में नॉर्मली 11 किलो जो वज़न है वो गर्भिणी जो है वो ग्रहण करती है। इसके अलावा उसके प्रजनन अंगों में परिवर्तन होते हैं, उसके गर्भाशय के आकार में वृद्धि होती है, उसके स्तनों के में परिवर्तन होते हैं, स्तन के आकार में वृद्धि होती है, भारीपन होता है, और जो चुच्चुक हैं उसके जो स्तन में कालापन जो है वो ज़्यादा आने लगता है, और जो उसके जो स्तन हैं उनके ऊपर जो है रेखाओं का उभार आना शुरू हो जाता है, और उसके जो उदर है उस उदर में भी रेखाओं का जो है वो आना शुरू हो जाता है। हृदय में रक्त का प्रवाह जो है उसके बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशाब में ग्लूकोज और प्रोटीन्स आने लगता है। प्रथम जो उसके 3 मासिक रहते हैं उसमें वमन या जिसको हम कहते हैं उल्टी वो ज़्यादा होती है, कब्ज़ की समस्याएं रहती हैं और गर्भ की रेखाएं बनने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको गर्भावस्था के दौरान होने लगती हैं। मैम ये बताइए कि गर्भिणी महिला को डॉक्टर के पास कितनी बार जाकर संपर्क करनी चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए? जी मैम, प्रसव पूर्व जांच के लिए जो समय बताया गया है वो जनरली हम ये मानते हैं कि कम से कम 3 विजिट जो है वो मिनिमम जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा जो WHO कहता है उसके अनुसार जो है वो 28 हफ्ते तक जो फर्स्ट है और सेकंड मैंने त्रैमासिक बताया 28 सप्ताह का समय, उसमें जो है हर महीने में एक बार जो है वो ज़रूर जो है वो अपनी जांच के लिए चिकित्सक से संपर्क करें। और जो 29 सप्ताह के बाद 36 सप्ताह तक हर 2 हफ्ते में हर 15 दिन में उसको चिकित्सक से परामर्श लेना है और चेकअप करवाना है। और 36 हफ्ते के बाद जो है जब तक उसके प्रसव की संभावित तिथि नहीं आ जाती तब तक हर सप्ताह उसको परीक्षण करवाने के लिए जाना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इतनी बार वो नहीं जा सकती है तो मिनिमम जो 3 विजिट हैं वो होने ही चाहिए। तो इसके लिए हमें उनको गाइड करना होता है, बार बार उनको मोटिवेट करना है कि वो बार बार कि हर महीने जाएं और अपना जो है वो चेकअप जो है वो चिकित्सक से करवाएं। आपका कहना है कि शुरू के महीने में हर महीना जाना चाहिए और जैसे जैसे ये प्रसव तिथि पास आ रही है तो हर सप्ताह जाना चाहिए। जी ठीक है मैम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि गर्भस्थ जो महिला है उसका जो परीक्षण के लिए आती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी गर्भवती हमारे पास आ रही है तो हमें उसका रोगी इतिवृत्त जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री की हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद जो है उसके विभिन्न जो परीक्षण बताए गए हैं वो करने हैं, जो हमारे पास प्रयोगशाला में जांच करनी है, या फिर उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है वो सब उसका करवाना है। तो सबसे पहले हम रोग इतिवृत्त के बारे में बात करें तो गर्भस्थ महिला से हमें क्या क्या जो है वो क्वेश्चन पूछने हैं। तो उसमें मेन होता है उसका नाम क्या है, उसकी उम्र का है क्या है। उम्र इसलिए पूछनी है क्योंकि ये है कि अगर वो बहुत कम उम्र की है, जैसे अगर 16 वर्ष से कम की उम्र है और अगर उसका 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है तो उसमें जो है वो जटिलताएं होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसका हमें उतना ज़्यादा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, इसलिए उम्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है व्यवसाय, कि वो कौन से व्यवसाय है जो है वो उसका है। इससे हमें पता चलता है कि एक तो कि उनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो क्या है, क्या वो प्रॉपर खान पान जो हम बताएंगे वो ले सकती है या नहीं ले सकती है, और इसके अलावा वो कौन सा व्यवसाय जो है वो उसमें कार्य करती है, जिससे कि अगर स्ट्रेस से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो वो सब जो हमें उससे पता चल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बारे में पूछना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि गर्भिणी महिला जो है वो जो आप बता रहे हैं वो कितना उसको समझ रही है और वो कितना उसको फॉलो करेगी।
इसके अलावा विवाह की अवधि का रेलिवेंस ये है जानना कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर उसको जो बेबी होने वाला है, जो शिशु होने वाला है, कि वो बहुत प्रेशियस तो नहीं है, कि उसको बहुत सालों के बाद कंसीव हुआ है और फिर उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं, जटिलताएं आ सकती हैं, हमें उनका कैसे समाधान करना है, इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है उसका रजोधर्म का इतिवृत्त। रजोधर्म मीन्स कि जो उसकी मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री है, कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, जो अंतिम उसकी रजस दर्शन था, वो कब हुआ था, उसकी कौन सी डेट थी। इससे हमें क्या पता चलेगा, जब हम अंतिम मासिक चक्र की तिथि जानेंगे तो हम उसका संभावित तिथि का आकलन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कितनी ड्यूरेशन रहती थी उसके रजोधर्म की, और उसका फ्लो कैसा रहता था, वो रेगुलर था उसका रजोधर्म या नहीं रेगुलर था, वो सब हमें जानना है। फिर इसके पश्चात आता है प्रसवीय रोगवृत्त। अब प्रसवीय रोगवृत्त में हम जानेंगे उसका जो पूर्व में अगर उसका प्रसव हुआ है तो उससे रिलेटेड सारा जो हिस्ट्री है वो हम पूछेंगे। उसमें ये है कि पूर्व में प्रसव से उसके कितने बच्चे हैं, वो मेल हैं फीमेल हैं, वज़न के समय जब वो जन्म हुआ था तो जन्म के समय उनका कितना वज़न था, और इसके अलावा जो पूर्वकालीन जो गर्भावस्था थी उस दौरान उसको कोई जटिलताओं का सामना तो नहीं करना पड़ा था, जैसे एनीमिया तो नहीं रहा, या उसका ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप है वो हाई तो नहीं रहा पिछली प्रेगनेंसी में, तो ये सब जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो पूर्व में प्रसव उसका हुआ था, तो प्रसव जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, और प्रसव के दौरान कोई जटिलता तो नहीं आई थी, या प्रसव के पश्चात कोई जटिलता तो नहीं हुई थी, ये सब जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो शिशु के बारे में, कि जो शिशु था जन्म के समय उसका वज़न क्या था, और वो मेल था फीमेल था, और आपने उसके बाद उसका टीकाकरण करवाया या नहीं करवाया, और अंतराल कितना रहा, पिछली प्रेगनेंसी आपकी कौन से ईयर में हुई थी, और इस बार कितना सालों का आपने गैप दिया है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें क्लू मिलेगा कि उसका हेल्थ स्टेटस पहले कैसा था, या कौन सा उसको जो है डिजीज़ हुआ था पहले, कौन सा रोग हुआ था, और उसके लिए हमें इस बार जो है वो तैयार रहना है ताकि कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना अराइज हो। इसके अलावा हम पूछते हैं कि वर्तमान में जो उसकी गर्भावस्था चल रही है उसमें कौन कौन सी उसको समस्याएं आ रही हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कब से उत्पन्न हुई है समस्या, और क्या वो समस्या बढ़ रही है, और उसके लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो सब भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हम पूछते हैं कि पहले उसको कोई शारीरिक व्याधि तो नहीं रही है, जैसे कि मान लो पहले से उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, या उच्च रक्तचाप की कोई उसको समस्या तो नहीं रही है, या पहले उसका कोई किसी चीज़ को लेकर के कोई शल्यकर्म तो नहीं हुआ है, तो ये सब भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम उससे पूछते हैं कि उसका पारिवारिक जो है वहाँ परिवार में कोई ऐसा व्याधि तो नहीं है जो कि परिवार में चलती आ रही है, जैसे कि डायबिटीज़ है कि पहले से उसके मदर फादर कोई फैमिली में डायबिटिक तो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि हो सकता है मदर भी डायबिटिक हो तो शिशु भी हो सकता है, तो उसके अनुसार हमें जो है अपनी परिचर्या जो है उसका जो है वो संयोजन करना पड़ेगा, तो वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उसका निजी रोगों का इतिवृत्त, कि जैसे मान लो उसको भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, पेशाब करने में कोई परेशानी तो नहीं है, या इसके अलावा नींद कैसी आती है, या जो है वो स्मोकिंग की या फिर अल्कोहल की इस तरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, तो ये सब भी हमारे लिए जानना जो है वो ज़रूरी रहता है। तो ये सब जो है वो हिस्ट्री टेकिंग है, जो इतिवृत्त है, जो हम क्वेश्चन जो है गर्भवती महिला से पूछते हैं, ये सब उनका विवरण था। इसके बाद हम बात करते हैं कि गर्भवती महिला के जो है परीक्षण की बात, कि अब हमें कौन कौन से उसके परीक्षण करने हैं। तो उसमें कुछ सामान्य परीक्षण रहते हैं, कुछ जो है वो उदरीय परीक्षण रहते हैं। सामान्य परीक्षण की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मदर का जो वज़न है वो कितना है, उसके अलावा उसकी लंबाई कितनी है। लंबाई जानने का हमारे लिए ये महत्व है कि अगर उसकी जो लंबाई है वो शॉर्ट होगी, 140 सेंटीमीटर से कम की हाइट है अगर मदर की, तो उसमें चांसेस हैं कि उसकी श्रोणी जो है वो भी छोटी होगी और उसमें जो गर्भस्थ शिशु है उसके बाहर आने में कठिनाई हो सकती है। तो हो सकता है कि उसमें हमें फिर जो है वो हमारा जो मेथड होगा प्रसव का उसको बदलना पड़े, कि हमें उसमें जो है सामान्य प्रसव करवाना है या ऑपरेशन के द्वारा करवाना है। इसी तरह से वज़न का भी वैसे ही इम्पॉर्टेंस है कि उसका वज़न जानना इसलिए ज़रूरी है कि ईच विज़िट पे हम उसका वज़न जानेंगे, ताकि जो है हमें पता चलता रहे कि जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है शिशु का, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा तापमान से हमारा ये मतलब है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
उसके श्वसन की दर का पता करना है, रक्तचाप का पता करना है। हर विजिट में ये सब जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें देखनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो बहुत बड़ी जोखिम और जटिलता का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसमें माता और शिशु दोनों की जो है वो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं शोथ मीन्स कोई अडीमा या स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। इसके लिए हम जो गर्भिणी महिला है उसके पैरों का परीक्षण करते हैं कि पैरों में अगर, या फिर जो टांग का सबसे निचला हिस्सा है उसके आगे की जो 1/3 पार्ट है उसमें जो है वो शोथ तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है तो हम 5 सेकंड के लिए उसको दबा करके रखते हैं, और अगर वहाँ पे हमें लग रहा है कि गड्ढा पड़ रहा है तो इसका मतलब कि उसको स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग बहुत सारे कारणों से हो सकती है। तो हमें वो कारण जो है वो उसका निकालना है कि किस कारण की वजह से है और उसका उपचार करना है। इसके अलावा हम इसमें करते हैं स्तनों का परीक्षण। जब हम हेड टू टो उसका पूरा परीक्षण करेंगे तो उसमें हम स्तनों का भी परीक्षण करेंगे। स्तन के परीक्षण में हम देखेंगे कि जो नॉर्मल जो शारीरिक परिवर्तन बताए गए हैं स्तन में, क्या वो हो रहे हैं या वो नहीं हो रहे हैं। उसमें ये रहता है कि स्तनों के आकार में वृद्धि होती है, उसके स्तनों के जो सतह है उस पर जो है वो नीले रंग की सिराओं का उभार हो जाता है, उनमें भारीपन रहता है। इसके अलावा जो है जो निप्पल्स रहते हैं, जो चुचुक रहते हैं, उसके चारों ओर का कालापन बढ़ जाता है, उसमें छोटे छोटे जो है वो ट्यूबरकल जैसे उभार आने लगते हैं। तो ये सब परीक्षण करना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कहीं निपल जो है वो इन्वर्टेड तो नहीं है, अंदर की तरफ धंसा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में है तो उसमें हम जो है महिला को ये सलाह देते हैं कि अभी आप इस गर्भावस्था के दौरान ही बार बार जो है उसको ऑयल से या तेल से जो है उसकी मालिश करके निपल को बाहर निकालने की कोशिश करो, ताकि बाद में जो है फिर बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा जो है वो नेत्र का परीक्षण हम करते हैं। नेत्र के परीक्षण में हम देखते हैं कि जो कंजक्टिवा का कलर है उससे पता चलता है कि कहीं पैलर एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि अगर पीत वर्ण का होगा नेत्र तो इसका मतलब है कि वो जो है वो गर्भिणी को एनीमिया हो रहा है, या फिर अगर उसका जो है वो बल्बर कंजक्टिवा में पीलापन हमें नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि गर्भिणी को हो सकता है कि पीलिया की शिकायत हो रही हो। तो इससे जो है वो गर्भस्थ जो शिशु है उसके विकास में भी जो है दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये सब परीक्षण जो है वो ज़रूरी है। ये सामान्य परीक्षण है जो ईच एंटीनेटल विजिट में जो है एक प्रोटोकॉल की तरह सबका जो है वो नापा जाएगा। फिर इसके बाद आता है उदर का परीक्षण, कि उदर के जो परीक्षण है उसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो बेनिफिट हमारे लिए है कि हम ये देखते हैं कि जो गर्भिणी ने हमें बताया है कि इसका ये महीना चल रहा है, क्या जो गर्भ का विकास हुआ है उदर में वो भी उसके अनुरूप हुआ है या नहीं, उससे कम हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो कुछ उसके न्यूट्रिशन में, उसके पोषण में प्रॉब्लम है, या तो गर्भ की ही कोई विकृति है जिसके कारण उसका पोषण नहीं हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी हमें ये उसको जो कारण है उसकी जाँच करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें हम सबसे पहले उदर की जांच में हमारा सबसे पहले आता है निरीक्षण, कि निरीक्षण में जिसमें हम सिर्फ देखेंगे आंखों से कि उसके उदर की क्या कंडीशन है। उसमें हम देखते हैं उदर का आकार, कि उदर के आकार में क्या वृद्धि हुई या नहीं हुई। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि क्या उसके जो चर्म है उदर की उसकी कंडीशन क्या है, क्या उसमें कोई पिगमेंटेशन तो नहीं हुई है, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं लग रहा है, या फिर इसके अलावा कोई इंसिजन का मार्क तो नहीं है एब्डोमेन में, कि हम देखेंगे कि पहले उसका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, या फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो खिंचाव के निशान पड़ते हैं क्या वो पड़ रहे हैं या वो नहीं पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निरीक्षण में इनका ध्यान रखा जाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है जो है वो है परिस्पर्शन, फंडल परिस्पर्शन। फंडल परिस्पर्शन में फंडस हम कहते हैं जो गर्भाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है उसे हम फंडस कहते हैं। उसको हम परिस्पर्शन करके अपने हाथों से परिस्पर्श करके बताते हैं कि कितना जो है वो गर्भाशय का जो आकार में वृद्धि हुई है और वो कितने समकालीन है, कितने सप्ताह हम उसको मानेंगे। तो इसमें जो है वो ये रहता है कि अगर जो है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है जिसको हम संधान जघनस्थी कहते हैं, अगर उसकी सतह पे हमें मिल रहा है कि तो उसका मतलब है कि 12 सप्ताह हुए हैं। अभी पहले 3 महीने ही गुजरे हैं, क्योंकि 3 महीने में अभी जो है वो हम उधर से उसका पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो अभी श्रोणी में ही रहता है। 3 महीने के बाद जो है वो जो संधान जघनस्थी है उससे ऊपर गर्भ जो है वो आने लगेगा, तो हम फंडस की हाइट को
वहाँ उसके बाद ही देख पाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर उसके लेवल पे है, उसकी सतह पे है संधान जघनस्थी के, तो वो 12वां सप्ताह है। अगर उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है तो वो 14 सप्ताह माना जाता है। अगर नाभि से 4 सेंटीमीटर नीचे है तो हम मानते हैं कि वो 18 सप्ताह है। अगर नाभि की सतह पे है तो हम उसे 24 सप्ताह मानते हैं। इसके अलावा जो है नाभि और जो जिफी स्टर्नम होता है, जो हमारी उरो अस्थि है, उसका जो सबसे नीचे वाला भाग है जिफी जिसे हमें कहते हैं, अगर वहाँ और नाभि के बीच का जो हिस्सा है उसको हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो जो सबसे नीचे का 1/3 हिस्सा रहता है उसमें अगर हमें फंडस की हाइट मिल रही है तो वो हम उसे 28 हफ्ते मानेंगे। इसके अलावा अगर नाभि और जिफी उसके बीच के जो है वो दूसरे 2/3 हिस्से पे मिल रहा है तो हम 32 सप्ताह का गर्भ मानते हैं। और अगर बिल्कुल हमें जिफी के जो है सतह पे मिल रहा है तो हम उसे 36 सप्ताह का गर्भ मानते हैं। और इसके बाद टोटल प्रेगनेंसी तो हमारी 40 सप्ताह की रहती है। तो 40 सप्ताह वाला जो हाइट मिलती है फंडस की वो दोबारा हमें 32 पे मिलती है। और पर इसके साथ ही क्या होता है कि लास्ट में जो है जो गर्भस्थ शिशु का सिर होता है वो श्रोणि में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से जो गर्भाशय के फंडस की जो हाइट है वो कम हो जाती है और वो 32 सप्ताह में आ जाती है। तो इस तरह से हम ये फंडस की हाइट को देखते हैं। और फिर आता है बात कि फंडस की हाइट को हम देखते कैसे हैं। तो जो हमारा वाम हाथ रहता है लेफ्ट हैंड का जो हमारा आंतरिक हिस्सा रहता है, उस आंतरिक हिस्से से हम जो है वो उसको देखते हैं कि कौन सी जो है वो ये जो मैंने बताई पोजीशंस, इनमें से कौन सी पोजीशन पे है, तो इसके समकालीन वो कौन से जो है वो गेस्टेशन उसकी एज है। फिर इसके बाद आते हैं ग्रिप्स। तो प्रसव इसके में जो एग्जामिनेशन है गर्भिणी महिला की, तो उसमें 4 ग्रिप्स बताए गए हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा वो फंडल ग्रिप रहता है। फंडल ग्रिप में हम महिला को जो सबसे पहले लेटा देते हैं, लेटाने के बाद उसको दोनों हथेलियों के द्वारा गर्भाशय के फंडस का परिस्पर्शन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फंडस वाला रीजन है वहाँ पे भ्रूण का सिर है या नितंब है या उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है, वहाँ पे उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ग्रिप आता है पार्श्व ग्रिप। पार्श्व ग्रिप में हम जो है वो जो गर्भिणी स्त्री है उसकी नाभि के दोनों ओर जो पार्श्व में जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पे अपनी दोनों हथेलियों के द्वारा परिस्पर्शन करते हैं और उसमें ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि किस भाग में जो है वो भ्रूण की पीठ है और किस भाग में जो है उसके बाकी के अंग हैं। तो इससे हमें उसका पता चलता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पेल्विक ग्रिप। हमारे 2 पेल्विक ग्रिप होते हैं, प्रथम पेल्विक ग्रिप और द्वितीय पेल्विक ग्रिप। प्रथम पेल्विक ग्रिप में हम दोनों हाथों की जो हमारी आंतरिक सीमाएं रहती हैं उनके द्वारा गर्भाशय के निचले हिस्से में जो है वो जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट रहता है उसके पैरेलल में रख करके गर्भ के अंगों का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस हिस्से में गर्भ का सिर है या गर्भ का जो है उसमें नितंब वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है और वो फिक्स है या वो श्रोणि में प्रवेश कर गया है, इसका भी हमें पता चलता है। इसके अलावा द्वितीय पेल्विक ग्रिप, इसमें हम दाहिने हाथ को जो है वो पूरी तरह से फैला करके गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित गर्भ के अंगों का पता लगाते हैं और इसमें भी हमें यही पता चलता है कि उसका सिर जो है वो नीचे है या फिर उसका जो है वो नितंब वाला हिस्सा है और ये जो है वो फिक्स हो गया है या श्रोणि में उसको प्रवेश हो चुका है या वो अभी तक उदर में ही विद्यमान है। हमें इन ग्रिप से ये सब जो है वो पता चलता है। ये तो हो गई हमारी एग्जामिनेशन, उसका जो परिस्पर्शन था, पैल्पेशन था। फिर इसके बाद हमारा आता है परिश्रवण। परिश्रवण जिसे हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन, कि जिसमें हम जो है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा या फीटल डॉपलर के द्वारा या फिटोस्कोप के द्वारा जो है वो जो गर्भस्थ भ्रूण है उसकी हृदय गति को जो है वो सुनते हैं। तो जो नॉर्मल हृदय की गति रहती है वो 120 से लेकर के 160 तक रहती है नॉर्मल, और ये सुनने में जो सुनाई देती है वो जैसे घड़ी की टिक टिक की जो आवाज़ आती है इस तरह से जो है उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। ये तो था सारा हमारा परिस्पर्शन, जो हमने जो है वो उसको निरीक्षण किया, परिस्पर्शन किया, उससे जो हमें पता चला। फिर इसके बाद हम जो है उसकी कुछ प्रयोगशालीय जांचें भी करवाते हैं। जो रूटीन में हम फॉलो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका ब्लड ग्रुप जानना।
कि मदर का कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्योंकि RH फैक्टर की इंपॉर्टेंस है इसमें कि अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अगर फादर का पॉजिटिव हुआ तो उसमें बच्चा नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा जो है उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हुआ तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो सक्सेसिव वो प्रेगनेंसीज होंगी उसमें इनकम्पैटिबिलिटी के जो है वो चांसेस जो है ज़्यादा हैं, जिसमें कि बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमें जो है वो आपातकालीन हमें रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो गया, हमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो हम तुरंत जो है अगर हमें ब्लड ग्रुप पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हमें कितने यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ब्लड ग्रुप करवाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो हम करवाते हैं वो हीमोग्लोबिन का लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल भी कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 10 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए। 10 ग्राम से अगर नीचे उसका जो है हीमोग्लोबिन है तो उसमें जो है वो बहुत सारी जो है जटिलताओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। अत्यंत जो है रक्तस्राव हो सकता है, उसको कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है और उसमें मदर की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये सब भी करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा यूरिन, जो उसका पेशाब की जांच है, उसमें प्रोटीन्स के लिए और शुगर के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें प्रोटीन्स आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि उसको जो हो सकता है उसका उच्च रक्तचाप है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, या और कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, या इसके अलावा जो है वो अगर शुगर आ रही है तो हो सकता है कि मदर डायबिटिक है। तो उसमें उसके अनुसार हमें शिशु के लिए और मदर के लिए क्या क्या सलाह देनी है, क्या क्या उनकी केयर करना है और उनको क्या क्या एडवाइस देना है, वो सब जानना ज़रूरी है। तो इसलिए यूरिन का भी करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ वायरल मार्कर जैसे HIV है, VDRL है, और जो हेपेटाइटिस के लिए है हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, तो ये सब भी हमें करवाना है कि मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिससे कि चांसेस हैं कि फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो हमें रोकथाम कर सकें इसके लिए, या डिलीवरी के समय उसके लिए प्रॉपर हम जो है वो प्रिकॉशंस ले सकें। तो ये सब जांचें हमें करवाना ज़रूरी होती हैं। तो ये तो हो गई लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा जो हमें ज़रूरी है करवाना वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है जनरली एक तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा फर्स्ट विजिट रहता है उसमें करवाते हैं। सेकंड जो हम करवाते हैं लेवल 2, वो 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस दौरान जो है वो लेवल 2 रहता है जिसमें कि हम डिटेल जो फीटस की अनाटमी है, जो उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका जो है वो जांच किया जाता है कि किसी तरह की भ्रूण के किसी भी अंग में कोई जो है वो विकृति तो नहीं है, उसका पता चल जाता है, क्योंकि उसके अनुसार फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसलिए 18 से 20 हफ्ते वाला जो स्कैन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर दूसरा इसके अलावा इसमें पता चल जाता है कि जो गर्भ की वृद्धि हो रही है क्या वो उसके जो गर्भावस्था का काल है उसके अनुरूप हो रही है, या वृद्धि कम तो नहीं हो रही है, पोषण उसको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो गर्भ के चारों ओर जो पानी रहता है जिसको हम एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं कि क्या वो पूरा है या नहीं है, और जो गर्भ की वृद्धि है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, जो उसकी अपरा है, प्लेसेंटा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, और अगर उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है तो हमें उसमें क्या क्या एडवाइस करना है। तो ये सब चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में भी इसी तरह से हम 9th मंथ में भी दोबारा एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमें ये पता चलता है ग्रोथ प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा फिटस की प्रेजेंटेशन क्या है, कि क्या वो सिफेलिक जो है प्रेजेंटेशन है या उसका ब्रीच प्रेजेंटेशन है या कोई और जो है एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो डिलीवरी का प्लान है, अपना योजना है वो बनानी पड़ेगी कि हमें किस मेथड से उसका प्रसव करवाना है, सामान्य करवाना है या ऑपरेशन से करवाना है। तो ये सब चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से ज्ञात होती हैं। इसलिए जो है मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी हैं। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रहता है वो हमारा ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है और उसका कितना एज है, और उसकी जो कैलकुलेशन हमारा रहता है कि प्रसव की संभावित तिथि कितनी होगी, वो ज़्यादा बेटर उससे होता है। सेकंड से हमें पता चल गया डिटेल फिटल का जो फिटस की एनाटॉमी है उसका पता चल गया, और थर्ड में हमें लाइव प्रेजेंटेशन, ताकि हम प्रसव का जो है योजना है वो बना सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है करवाना। मैम ये बताइए कि गर्भवती महिला को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरे गर्भस्थ शिशु जो है अच्छा सा विकास और वृद्धि हो जाए, और कैसी आहार लेनी चाहिए, किस तरह के आहार को अवॉइड करनी चाहिए, एंड ऐसा कुछ है क्या कि कोई अधिक मील लें, फ्रीक्वेंसी मील बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, अगर बढ़ाएं तो एक कोई ऐसा नमूना बताइए कि किस तरह के आहार एक दिन में गर्भवती महिला ले सकती हैं। जी,
गर्भावस्था में जो खान पान है उसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है गर्भ का भी पोषण होगा, माता का भी पोषण होगा, और तभी उन दोनों का जो है वो सर्वांगीण विकास जो है वो हो पाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान खान पान का सबसे पहले उसके समय की सारिणी क्या रहनी चाहिए, तो कम से कम जो है वो 6-7 मील जो है वो एक दिन में जो है गर्भिणी को लेना चाहिए। उसमें रहता है कि वो सबसे पहले जब सुबह उठती है तो 6:30 के 7 से और 7 के बीच में थोड़ा सा कुछ ले ले, फिर उसके बाद 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर ले, फिर 11 बजे वो दोबारा से मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ ले ले, फिर लंच 1 से 2 बजे के बीच में लंच कर ले, फिर 4 से 5 बजे शाम को वो कुछ थोड़ा सा फिर दोबारा खाएगी, फिर रात में 8 से 9 बजे के बीच में जो है वो डिनर करे, और उसके बाद वो 10 बजे फिर दोबारा कुछ हल्का सा लेकर के जो है वो शयन कर सकती है। तो अगर हम एक दिन, और उसमें रहता है कि जो उसका जो आहार रहेगा वो संतुलित होना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो फल, सब्जियां, दूध और खाना, ये सब जो है वो उसमें प्रॉपर रहना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वसा होनी चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, और जो है वो खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ें उसमें मिली रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो तरल पदार्थ ले, और संतुलित भोजन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं नमूना भोजन सूची की बात करूं, तो अगर वो सुबह उठ करके जैसे अर्ली मॉर्निंग उठती है 6 से 7 बजे के बीच में, तो उसमें वो भिगे हुए बादाम दूध ले सकती है, दूध के साथ जो है वो ले सकती है, या फिर सौंफ का पानी ले सकती है। उससे उसको भूख भी अच्छी लगेगी और साथ में जो है उसका पोषण भी होगा। ब्रेकफास्ट में वो सब्जी के साथ इडली ले सकती है, या वो अगर अंडा खाती है तो अंडा खाने के लिए उसको बोल सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी दही के साथ खा सकती है, सब्जी डाल के उसमें भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में हम बता सकते हैं कि वो जो भी कोई उस ऋतु के अनुसार जो सीजनल फ्रूट है जो उसको पसंद है वो ले सकती है, जैसे केला, चीकू, आम, जो भी उसको लेना है। या 1 कटोरी अंकुरित चने हैं तो वो ले सकती है, गाजर का जूस ले सकती है, चुकंदर का जूस ले सकती है। इस तरह से लंच में 3-4 रोटी, 1 कटोरी जो है वो चावल, 1 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, अगर वो नॉनवेज लेती है तो वो चिकन करी वगैरह ले सकती है, दही ले सकती है लंच में। और इवनिंग की बात करें तो मेवों के साथ दूध ले सकती है, या कोई भी उसको फल खाने की इच्छा है तो फल ले सकती है, या कोई टोस्ट अगर उसको लेना है तो टोस्ट या सैंडविच जो लेना है वो ले सकती है। डिनर में भी इसी तरह से 2-3 रोटी, चावल, सब्जी, पनीर की सब्जी, उसमें डेली डाइट में उसका 50 ग्राम एटलीस्ट पनीर रहना चाहिए, और 2-3 कटोरी मिश्रित दाल का सेवन कर सकती है, और चिकन ले सकती है, चावल ले सकती है, और रात को सोते टाइम जो है वो दूध जो है वो 1 गिलास दूध लेकर के सो सकती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है वो एक दिन का उसका डाइट रहेगा। अब डाइट के बाद आता है कि गर्भकाल में उसको कौन कौन से जो है वो व्यायाम कितना करना चाहिए। तो व्यायाम की हम बात करते हैं तो लघु और हल्का व्यायाम, जब वो हल्के फुल्के एक्सरसाइज करे, वो डेली जो है वो आधा घंटा उसको एडवाइस करें कि वो डेली आधा घंटा जो है वो वॉक कर सकती है। इसके अलावा वो योगासन कर सकती है, उसमें उत्थित त्रिकोणासन है, वीरभद्र आसन है, वृक्षासन है, जो फर्स्ट जो त्रैमासिक है उसमें किए जा सकते हैं। द्वितीय त्रैमासिक में वो वज्रासन कर सकती है, मार्जार आसन कर सकती है, ताड़ासन कर सकती है। बस ऐसे आसन नहीं करने हैं जिससे कि उसके उदर पर दबाव पड़े। इसके अलावा तृतीय जो त्रैमासिक है उसमें वो पूर्ण तितली आसन कर सकती है और चक्की चालन आसन कर सकती है। इससे जो है उसका जो पेल्विक गर्डल है उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, और साथ में जो है वो जो गर्भ का सिर है वो भी जो है वो नीचे पेल्विस में जाएगा। फिर हम गर्भकाल में विश्राम की बात करें तो रात में 8 घंटे पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, और दिन में एटलीस्ट 2 घंटे जो है वो पर्याप्त नींद ले। व्यक्तिगत स्वच्छता में जो है वो प्रतिदिन उसको जो है वो सलाह दें कि वो प्रतिदिन स्नान करे, और स्वच्छ और आरामदायक वस्त्र और अंतर्वस्त्र पहने, और स्तनों की प्रॉपर देखरेख करे और उनकी सफाई का ध्यान रखे, और धूम्रपान और मदिरा का सेवन ना करे। इसके अलावा हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे जो है वो लक्षण होते हैं जो कि जोखिम भरे हैं और जटिलता से भरे हुए हैं, और अगर इस तरह का कोई लक्षण उत्पन्न होता है तो तुरंत जो है वो गर्भिणी को अस्पताल लेके जाएं, चिकित्सक का परामर्श लें। तो ऐसे लक्षणों में आता है योनि स्राव हो रहा है, चेहरे पर सूजन या भारीपन हो रहा है, तेज और लगातार सिर दर्द है, आंखों में धुंधलापन है, कम दिखाई दे रहा है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगातार उल्टी आ रही है, बुखार है, पेशाब में जलन हो रहा है और रक्तस्राव हो रहा है, या गर्भस्थ शिशु जो है वो हिलजुल नहीं रहा है। इसके अलावा जो है वो अगर उसको दौरे पड़ रहे हैं गर्भिणी को, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो उसको तुरंत जो है वो अस्पताल जो है हमने लेकर के जाना है और चिकित्सक का परामर्श लेना है। इन सब बातों का जो है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। अब लास्ट में कंक्लूज़न में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं आपकी क्या भूमिका रहेगी इस सारी केयर में।
तो आपका जो सबसे जो मेन भूमिका है वो ये है कि आपने जो है वो पेशेंट को प्रमोट करना है, उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि जो गर्भिणी की परिचर्या है, जो देखभाल है, वो क्या होती है, इसके क्या लाभ हैं, इससे माता का स्वास्थ्य बना रहेगा, एक शिशु का भी सर्वांगीण विकास होगा, जो आप खान पान के बारे में बताएंगे उसका पोषण अच्छा होगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम उनको बताना है कि आपके विज़िट का टाइम हो रहा है, इसलिए आप चिकित्सक के पास चलिए, उसका परामर्श लें, और कौन कौन से आपको प्रयोगशाला जांच करवाने हैं उनकी जांचें करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। इसके अलावा जो है खान पान से लेकर के पूरा उसको बताना है कि कौन कौन से खान पान लेना है। टीकाकरण के बारे में बताना है कि आपको ये जो है वो प्रेगनेंसी में टीकाकरण जो है वो करवाना चाहिए और ये आपने करवाया है या नहीं। बार बार उनको जो है उसके लिए जो है वो सलाह देनी है कि आप ये सब करवा करके आइए। ये हो गया जो एंटीनेटल केयर का प्रमोशन है। इसके अलावा जो है हमें शारीरिक जो है विकास के साथ साथ उसको मानसिक रूप से भी तैयार करना है कि वो गर्भिणी जो है वो मानसिक रूप से जो है प्रसव के लिए तैयार हो, और जो प्रसव का डर है वो उसके दिमाग से दूर हो जाए, और वो उसके परिवार को भी साथ में जो है वो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के लिए और उसके परिवार में सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बनाए रखने के लिए जो है तैयार करना है, और उनको रेडी करना है कि जो आने वाला शिशु है उसके वो वेलकम के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा आप उस कपल के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको जो है वो कैसे डिलीवरी करवानी है, कहाँ करवानी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब जो है वो आपका काम है कि आप उसको बताएं। इसके अलावा जो है अगर प्रसव के जो डेंजर साइंस मैंने बताए, जोखिम भरे साइंस बताए, वो सब के बारे में उनको अवगत करवाना है कि अगर इस तरह का कोई जो है वो लक्षण उत्पन्न होता है तो तुरंत जो है वो चिकित्सक के पास संपर्क करें, और पहले से ही उसके लिए प्लान जो है वो योजना बना करके रखें कि कैसे हमें चिकित्सक के पास पहुंचना है, कैसे हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इन्फॉर्मेशन देना है, और किस तरह से हमें जो है वो उसके लिए ये जो केयर है वो जो है वो मेडिकल जो उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की वो हमें कैसे लेना है। तो ये सब काम जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रहता है। प्रिय शिक्षार्थियों, तो मैं आशा करती हूँ कि आप संपूर्ण रूप से गर्भिणी की देखभाल के बारे में डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर से आपने विस्तार रूप में जान लिया है। तो आप ये इम्प्लीमेंट करिए और हर गर्भिणी माँ को स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।